Hello friends, welcome back to my YouTube channel Ansu Tech Study. I am Ansu Anand. In this video, I am going to teach engineering mechanics. Today topic is statics and equilibrium of rigid body. पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन, फोर्स सिस्टम और एनालिसिस ऑफ फोर्सेस को। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी से रिलेटेड प्रिंसिपल और लॉस को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो हम बात करेंगे स्टैटिक्स होता क्या है और इक्विलिब्रियम होता क्या है इसको पढ़ने से पहले। तो स्टैटिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें जो है कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका स्टडी किया जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन है किसी बॉडी की जब उस पे जो है सारे फोर्सेस, सारे जो है मोमेंट का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। तो वो क्या कहला जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ वो रिजिड बॉडी की, ठीक है। आइए बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की जो इससे रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ थ्योरम से। तो हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस होता क्या है, आइए हम इसके प्रिंसिपल को जानते हैं। सपोज कोई बॉडी है, अगर वो क्या है उस पर कोई एक पहले से कोई वर्क कर रहा है फोर्स, तो अगर उसी फोर्स के सेम लाइन ऑफ एक्शन में अगर दूसरा फोर्स उसी के सेम मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन में अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए, पहले वाले फोर्स को दूसरे वाले फोर्स से रिप्लेस कर दिया जाए और वो दूसरा वाला फोर्स जो है पहले वाले फोर्स के ही लाइन ऑफ एक्शन में वर्क करे, वो सेम मैग्नीट्यूड का हो और सेम डायरेक्शन में लग रहा हो, तो ये जो है उस बॉडी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो रेस्ट कंडीशन में होगी बॉडी तो रेस्ट कंडीशन में रहेगी और मोशन में रहेगी तो मोशन में रहेगी। तो आप देख सकते हैं डिफिनीशन में, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी is unaltered if a force acting on a body is replaced by another force of the same magnitude and direction but acting anywhere on the body along the line of action of the replaced force। तो आपने समझ लिया ये जो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसमें वायरगन थ्योरम की। तो वायरगन थ्योरम को हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। सपोज इसको आइए समझते हैं क्या है ये वायरगन थ्योरम। तो वायरगन थ्योरम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये मैकेनिक्स में। इसका यूज जो है मोमेंट्स को कैलकुलेट करने में किया जाता है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस के साथ, ठीक है। मैक्सिमम जो है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस के साथ इसका यूज किया जाता है वायरगन थ्योरम की। तो आइए जानते हैं ये है क्या। तो वायरगन थ्योरम ये कहता है कि इसमें जो है अगर कोई बॉडी है, अगर उस पर जो है कंकरेंट फोर्सेस दो या दो से ज्यादा लगे हो तो उन फोर्सेस का मोमेंट का सम, उन फोर्सेस का मोमेंट का सम जो होगा उनके रिजल्टेंट फोर्सेस के मोमेंट के सम के इक्वल होगा, वो एक पॉइंट पे, ठीक है। किसी तो वायरगन थ्योरम स्टूडेंट्स ये कहता है कि अगर हम किसी बॉडी की बात करें, अगर उस पे जो है दो या दो से ज्यादा अगर कॉन्करेंट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो तो वहां पे अगर बात करें वायरगन थ्योरम की, तो वायरगन थ्योरम के अनुसार जो है उस बॉडी पर लगने वाले जो है फोर्सेस के मोमेंट का सम, उन बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस के मोमेंट का सम जो होगा उन सभी फोर्सेस के रिजल्टेंट के मोमेंट के सम के इक्वल होगा। तो सपोज यहां पे हम बात करते हैं ये कोई बॉडी है, तो यहां पे देखिए यहां पे P और Q दो फोर्सेस यहां वर्क कर रहे हैं, P और Q इस बॉडी पे दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। तो MP इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे P इंटू आर, क्योंकि जो है P फोर्स द्वारा जो है वो पॉइंट से मोमेंट लिया गया है, तो यहां से यहां की दूरी क्या है, R है। तो R दूरी पे जो है P फोर्स लग रहा है, तो इसलिए P इंटू आर। MQ की बात की जाए यहाँ पे मोमेंट Q के द्वारा जो है तो P इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी Q इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट की बात की जाए तो MR इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे R इंटू स्मॉल r, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो है वायरगन थ्योरम की बात करें तो वायरगन थ्योरम कहता है MR इक्वल टू हो जाएगा MP प्लस MQ, ठीक है। तो MR इक्वल टू MP प्लस MQ हो गया। तो यहां पे अगर आप बात करें R इंटू स्मॉल r इक्वल टू कर सकते हैं क्या, PR प्लस PR प्लस QR, ठीक है।
ये जो है वायगन थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को इसके साथ इंक्लूड कर दें, और इससे क्या होगा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सिस्टम्स की, तो यहां पर रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज ये जो देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है अगर हाथ में अपने छड़ी पकड़े हुए, एक छड़ है लिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ एक छड़, एक किसी व्यक्ति के हाथ में छड़ है ये, ठीक है। तो अगर इस पे जो है F1, F2, F3 जो है तीन फोर्सेस लगे हुए हैं क्रमशः D1, D2 और D3 दूरी पे, ठीक है। तो यहां से D1, D2, D3 दूरी है इसके हाथ से इन फोर्सेस की। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट फोर्स मान ले तो F जो है कहीं ये बीचों बीच लगेगा और इसकी दूरी मान लेते हैं D है। तो अगर वायगन थ्योरम की बात की जाए तो वायगन थ्योरम जो है यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस जो है मैंने पीछे बताया था। और अब वायगन थ्योरम की बात की जाए तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो है F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 ये क्या है, इन सभी फोर्सेस के मोमेंट का सम है। वो किसके बराबर होगा, इस जो है उनके रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट के बराबर होगा। तो F R इंटू डी के बराबर ये होगा, ठीक है। तो यही जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होगी यहाँ पे, समझ में आया। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगर आपको ये एकदम क्लियर हो गया हो तो। अगला पॉइंट है यहाँ पे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, आइए जानते हैं। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहता है अगर जो है किसी जो है बॉडी पे अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, कई सारे फोर्स अगर अप्लाई हो रहे हैं, तो अगर उन सभी फोर्सेस के इफेक्ट का अगर हम सम करें, वो किसके द्वारा इक्वल होगा, किसी बॉडी पे अगर उनका रिजल्टेंट फोर्स के इंपैक्ट के बराबर होगा, रिजल्टेंट फोर्स के इंपैक्ट के बराबर होगा उन सभी फोर्सेस का। तो आइए जानते हैं कैसे ये है, ठीक है। अगर देखिए किसी बोट है, कोई एक बोट है, इस पे P और Q दो फोर्सेस लग रहे हैं, P और Q दो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे। तो इनका रिजल्टेंट जो है P और Q का रिजल्टेंट R है, P प्लस Q इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे R है, इसका रिजल्टेंट फोर्स हो गया R। तो ये R जो है फोर्स जो है वो इक्वल इंपैक्ट डालेगा और P और Q के सम कर देंगे, उनका इंपैक्ट अगर सम करें, जो जितना प्रभाव P और Q वाले फोर्स डाल रहे हैं इस बोट पे, ठीक है। सपोज P और Q ये बोट पे जितना ये फोर्स ये जो है इतना खींच रहे हैं या फिर, ठीक है, P और Q जो है बल लग रहे हैं दो, ठीक है। इसका इंपैक्ट जो नाव पे पड़ेगा उन दोनों के इंपैक्ट का अगर सम निकालें, उनके दोनों का प्रभाव अगर दोनों का सम कर दे तो वो अकेले R के बराबर होगा, वो अकेले R के बराबर होगा, समझ में आया। अगर R के इंपैक्ट क्या होगा, R क्या है यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है, इसीलिए जो है दोनों का सम क्या हो गया, R के बराबर है। तो यही जो कहता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। रिजल्टेंट फोर्स आप जानते ही हैं क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, समझ में आया। तो जो सभी सारे जो है रिजल्टेंट फोर्स अगर एफ एक्स लग रहे हैं और एफ वाई लग रहा है, ठीक है, आपको पता है, तो रिजल्टेंट फोर्स ये भी हो सकता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, समझ में आया। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ठीक है। अगर दो फोर्सेस की बात की जाए, अगर रिजल्टेंट फोर्सेस का हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम तोड़ लें इनका, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो एफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होने वाला है, और इनके बीच का एंगल जो है tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को दिखाया जाता है जैसे कि अब कैसे हम जो है फोर्सेस के कंपोनेंट को कैसे शो ऑफ करें किसी सिस्टम के जो है, ठीक है, किसी बॉडी पे अगर फोर्सेस हो रहे हैं तो उनको रिप्लेसमेंट किया जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे कंपोनेंट्स को जो है इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा वहां पे, और एक नया जो है फिगर ड्रॉ कर दिया जाए। तो रिजल्टेंट रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है फोर्सेस का, समझ में आइए डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, तो बॉडी पे जैसे कि दो कॉन्करेंट फोर्सेस लगे हुए हैं, P और Q जो है दो फोर्सेस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनके अगर रिजल्टेंट की बात की जाए तो अगर हम जो है इस तरह से ड्रॉ कर दें P वाले को और Q वाले को जो है कुछ इस तरह से ही ड्रॉ कर दें, ठीक है, इसके ही परपेंडिकुलर
इसके ही सॉरी इसके ही पैरेलल में ड्रा कर दें, ये P वाला इस तरह से ड्रा कर दें, इसके पैरेलल में P और अगला Q वाला इस तरह से ड्रा कर दें, तो इनको अगर लाइन को मिला देते हैं तो ये R है। इस तरह से ही रिजोल्यूशन निकाला जाता है, रिजोल्यूशन कर दिया जाता है रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है, फोर्सेस का। तो इसके अनुसार होता है रिप्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल फोर्स बाय सेवरल कंपोनेंट व्हिच विल बी इक्विवेलेंट इन एक्शन ऑफ अ गिवन फोर्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आर जो हो गया, पी और क्यू जो है के इक्विवेलेंट फोर्स एक्शन के इक्विवेलेंट हो गया। अगर पी और क्यू जो है अलग अलग एक्शन कहीं फोर्स जो है वर्क कर रहे हैं, तो उन सभी फोर्सेस का जो इंपैक्ट होगा वो अकेले जो है उनका अगर सम कर दें तो उसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स निकालना है तो एक्शन और रिएक्शन को भी आपको समझना जरूरी है। तो एक्शन और रिएक्शन होते क्या है? ये एक तरह का एक्शन जो है, अगर फोर्स अगर किसी चीज पे लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है? एक्शन होता है, कुछ ना कुछ वहां पे एक्शन होता है, वर्क होता है वहां पे, ठीक है। और रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन जो है एक वर्चुअल वर्क टाइप का होता है। रिएक्शन क्या होता है? एक वर्चुअल पॉइंट है, ठीक है। वर्चुअल ये एक टर्म है रिएक्शन, तो वर्चुअल टर्म है और वर्चुअल वर्क आपने सुना होगा। तो मैकेनिक्स में वर्चुअल चीजें ही कैलकुलेट करी जाती हैं लगभग, समझ आया? तो एक्शन की बात की जाए जैसे कि ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, तो अगर इसका वेट W है, तो जैसे ये पृथ्वी पे रखी हुई है, तो ये जो है अर्थ क्या करेगी? इस पे एक इंपैक्ट डालेगी ऊपर की तरफ, R रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी इस पे, ठीक है। तो इसका जो है रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरह से बनेगा, ये R जो है ऊपर की तरफ और W जो है उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से R जो है यही क्या है? रिएक्शन फोर्स होता है। जितना इसका वेट होता है उसी के ठीक इक्वल होता है और अपोजिट में लगता है। समझ में आया? मतलब W इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे R के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा? ये जो होंगे माइनस में होंगे। क्या होंगे? माइनस में होंगे। समझ में आया? ये क्या होता है? ऑफ एंड बॉडी इन इक्विलिब्रियम आर कंसंट्रेट एंड इन्वेस्टिगेट द कंडीशन। ये इन्वेस्टिगेट कंडीशन को इन्वेस्टिगेट या पता करने के लिए एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस को देखा जाता है, ठीक है। सभी बॉडीज में एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस को देखा जाता है। इसमें मैकेनिक्स में रिएक्शन फोर्स बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। आने वाले देखेंगे आगे आने वाले पॉइंट, जैसे बीम वगैरह पढ़ेंगे। बीम में जो है, बीम में भी रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। बीम हो गया, चाहे फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं आप, फ्रिक्शन में ट्रस वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये सारे चीजों की अगर प्रॉब्लम की अगर सॉल्व करेंगे तो इस सब सारी चीजों में रिएक्शन फोर्स जो है फाइंड आउट किया जाता है। तो ये एक तरह का वर्चुअल पॉइंट है रिएक्शन, ठीक है, वर्चुअल फोर्स है ये एक तरह का। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो अगर जैसे किसी सिस्टम या किसी जो है पर्टिकुलर अगर कोई एक बॉडी है, उस पे जो है फोर्स की एनालिसिस करनी हो जाए, अगर फोर्स की उस पे एनालिसिस करनी हो जाए तो हम क्या करेंगे? एक उसका जो है डमी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका डमी ड्रॉ करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें इसका जो है सारे के सारे फोर्सेस को इंक्लूड किया जाता है। उसे कांटेक्ट सरफेस को हटा दिया जाता है, वहां पे रिएक्शन फोर्स वगैरह लगा दिया जाता है, ठीक है। और जितने भी सारे मोमेंट कंसीडर किए होते हैं इस बॉडी पे, उसको भी कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो उन सभी चीजों को हटा के एक जो है नए सिरे से एक जो है डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, जिससे जो है उस बॉडी पे जितने ही सारे फोर्स लग रहे हैं तो उसका जो पता चल जाता है और उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है मैकेनिक्स में। तो चलिए आइए जानते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, डेफिनेशन समझते हैं इसका। A diagram or sketch of the body in which body under consideration are free from contact surface, उसको contact surface से free रहेगा, ठीक है। And all forces acting on it react, ठीक है, are drawn is called free body diagram। तो फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे अ डायग्राम ऑफ स्केच ऐसा डायग्राम और स्केच होता है जिसमें जो है सभी फोर्सेस को कंसीडर किया जाएगा और जितने भी कांटेक्ट सरफेसेस है उसको रिमूव करके वहां पे रिएक्शन फोर्स वहां पे इंक्लूड किया जाएगा और उसके साथ मोमेंट वगैरह सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी। तो उससे एक डायग्राम ड्रा होगा, तो क्या कहना है? फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने के लिए सपोज ये कोई एक बॉडी हो गई, ठीक है, एक बॉडी हो गई, इसका वेट W है। अब इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने के लिए क्या करेंगे? पहले जो है बॉडी को जो है एनालाइज करना होगा, इसका वेट वगैरह क्या है,
कहाँ रखी गई है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी होगी। और दूसरा पॉइंट है निकल के आता है इसमें कि इसमें जो जितने भी फोर्सेस उसको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो सपोज W ये वेट था इसका, तो W नीचे की तरफ लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ W लगेगा। तो रिएक्शन फोर्स जो एक लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। बाकी सारी ये स्टेबल है तो इस पे कोई अन्य फोर्स नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे जो है ये सारी फोर्सेस का कंसीडर कर दिया जाता है और सभी फोर्सेस को लेबल कर दिया हमने R और W से। तो इस तरह से जो है रिलेवेंट डायमेंशन भी कर दिया हमने, जिस तरह से डायमेंशन है फोर्सेस की और वेट की डायमेंशन किधर है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया इसमें। तो ये जो है इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। चलिए आइए कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स किसी फिगर्स के ड्रॉ करते हैं, आइए अगले पॉइंट में, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, ब्लॉक रखा हुआ है, ये किसी एक अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, इसका वेट क्या है, W है, वेट क्या है, W है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये जो है ये बॉडी हो गई, तो इस पे R ऊपर की तरफ जाएगा और जो है W नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए W इसका वेट हो गया, R जो है रिएक्शन फोर्स हो गया। तो ये जो है BD इसकी ड्रॉ हो गई। अगर हम बात करें, अगर कोई चीज है जो है फ्रिक्शन लग रहा है, इसमें फ्रिक्शन को भी कंसीडर करते हैं, फ्रिक्शन को भी कंसीडर करते हैं। सपोज ये देखिए, अगर ये कोई वेट है, अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, फोर्स इधर की तरफ लगाया जा रहा है इस पे, इसका वेट भी होगा कुछ। तो अगर फोर्स इधर की तरफ लगा है, फ्रिक्शन की कंडीशन को देखी जाए तो फ्रिक्शन की कंडीशन में देखिए FR जो है फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, F फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, और इसका W नीचे की तरफ होगा और R जो है ऊपर की तरफ लगेगा। समझ में आया, रिएक्शन इसका फोर्स। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाता है तो यहाँ फ्रिक्शन की कंडीशन होगी, तो समझ में आया। फ्रिक्शन हमेशा देखिए, अगर कोई बॉडी इधर आगे की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन जस्ट उसके अपोजिट लगता है, आपको पता होना चाहिए। और वेट जो है बॉडी का नीचे की तरफ होगा, और वेट अगर नीचे की तरफ होगा तो जो उसका रिएक्शन फोर्स हो गया बॉडी के ऊपर की तरफ होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। अगर बात करें किसी रोलर या फिर ये एक तरह से जो है किसी बीम्स की, तो बीम्स जैसे मान जाइए ये जो बीम्स है, ठीक है, बीम्स पे भी फोर्स लगे होंगे F1 F2 F3, ठीक है। यहां पे दो कांटेक्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसका जो हम अगर FBD ड्रॉ करेंगे तो ये जो है एक जो है यहाँ पे RA ले लेंगे, A और B पॉइंट ले लेते हैं, A और B पॉइंट पे सिंपली सपोर्टेड है। तो इसका जो है FBD ड्रॉ करने के लिए RA ये इस तरह से रिएक्शन फोर्स और RB यहाँ पे रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ये सपोर्ट का रिएक्शन है यहाँ पे। और F1 F2 F3 यहीं पे लगेगा, F1 और F2 और F3 फोर्स। समझ में, इस तरह से भी हम जो है FBD को ड्रॉ करते हैं। अगर बात करें कैंटिलीवर बीम की, कैंटिलीवर बीम आप सुने होंगे। कैंटिलीवर बीम जो होती है एक सिरे पे क्या होती है, फिक्स होती है, दूसरा सिरा इसका क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। ये कैंटिलीवर बीम होती है, ये क्या होगा, ये किसी चीज में फिक्स होगा, दूसरा सिरा एकदम फ्री होगा, विदाउट एनी, ये इंडिपेंडेंट होगा सिरा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे F फोर्स लग रहा हो तो इसका FBD कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पे F फोर्स लग रहा हो तो इधर देखिए Fx, ये जो है यहाँ पे इसके ज्वाइंट पे Fx यहाँ लगेगा, ठीक है, Fy यहां लगेगा, और इसका मोमेंट देखिए कुछ इस तरह से लगेगा, और यहां पे F1 लगेगा फोर्स F, ठीक है। इस तरह से इसका जो है FBD हम ड्रॉ करते हैं। डिस्टेंस को जो है क्वेश्चन के अनुसार हम ले लेंगे। इसमें भी मोमेंट कंसीडर किया जाता है। अगर मोमेंट कंसीडर करेंगे तो इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं मोमेंट। समझ में आया, तो मोमेंट भी इसमें कंसीडर किया जाता है। तो MA के मोमेंट ले लेंगे MA, इस पे ले लेंगे MB, और किसी एक पॉइंट पर रेफरेंस मान के सभी का जो है मोमेंट फोर्स इसे किसी पॉइंट से कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजों का यूज जो है आगे हम समझाएंगे, आगे क्वेश्चन हल करेंगे तो समझाएंगे, ठीक है। आपने सीखा कोई एक बॉडी है, फ्री बॉडी है, उसका डायग्राम ड्रा करने के लिए। अब फ्रिक्शन, अगर कोई एक बॉडी मूव कर रही है उसके साथ फ्रिक्शन कंसीडर किया जाता है, उसका डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। और कोई एक ये जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका जो है FBD मैंने इस तरह से बनाया है। और कोई जो है कैंटिलीवर बीम है तो आपका FBD आप देख रहे हैं इस तरह से बनाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया तो एक पॉइंट और छूट रहा है फ्री बॉडी डायग्राम में। अगर कोई एक सीढ़ी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है
एक तरह से दीवार पे एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। लेडर लगी हुई है यहाँ पे। लेडर पे जो है यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसका वेट हम W ले लेते हैं, तो इसका FBD जो है ड्रा करना हम सिखाएंगे, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे जो है FBD ड्रा की जाएगी तो इसकी जो FBD हम ड्रा करेंगे तो एक देखिए यहाँ जो कांटेक्ट हो रहा है इसका, यहाँ पे नीचे कांटेक्ट हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसको हम RA ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, RB ले लेंगे कांटेक्ट, ठीक। और इसमें कुछ थीटा वगैरह होगा तो थीटा फोर्स अब निकाल लेंगे आप उससे। और इसका वेट जो होगा W होगा, वेट जो है सीढ़ी का W लेंगे और ये जो है फोर्स इधर की तरफ वर्क करेगा, जो है फ्रिक्शन P एक इधर की तरफ फोर्स करेगा अगर इस पे फोर्स अगर कोई अप्लाई हो रहा है तो। समझ में आया? तो इस तरह से जो है सीढ़ी वगैरह का जो है हम FBD ड्रा करते हैं। तो आप जो है सिंपली ये समझ गए होंगे FBD ड्रा कैसे करना है। आइए कंसंट्रेटेड फोर्सेस और डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस के बारे में जानते हैं। तो कंसंट्रेटेड फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एक सिंगल पॉइंट पे वर्क करते हैं, ठीक है। पॉइंट लोड होता है, एक पॉइंट पे वर्क करेगा। ये मैक्सिमम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही वर्क करते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स। कंसंट्रेटेड फोर्सेस, कंसंट्रेटेड फोर्स जो होते हैं वो किसी बॉडी के जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पे ही वर्क करते हैं। समझ में आया? और डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस होते हैं वो पूरी तरह से बटे हुए होते हैं, वाइड एरिया में जो है वर्क करते हैं, किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं फोर्सेस। समझ में आया? तो किसी एक पॉइंट पे नहीं, कई पॉइंट्स पे वर्क करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस। इक्विलिब्रियम क्या होता है आइए जानते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज कंडीशन इन व्हिच रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, ठीक है। अगर कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो वो एक ऐसी कंडीशन है उसकी जिसमें जो है उसके सारे रिजल्टेंट फोर्सेस जो उस पे वर्क कर रहे हैं तो उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, वहां पे जीरो होगा। क्या होगा? वहां पे जीरो होगा। तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगी। क्या होगा वहां पे? वहां पे देखिए फोर्स की भी वैल्यू जो होगी उस बॉडी पे जीरो होगी। अगर बात करें सिग्मा एफ की तो वो क्या होगी? जीरो होगी। इसके कंपोनेंट सिग्मा एफ एक्स बराबर भी जीरो होगी और सिग्मा एफ वाई भी बराबर क्या होगी? यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है। अगर बात करें मोमेंट की तो एम मोमेंट जो होगा सिग्मा एम एक्स इक्वल टू जीरो होगा, सिग्मा एम वाई इक्वल टू भी जीरो होगा। अगर टोटल मोमेंट की बात की जाए तो एम भी क्या होगा? यहाँ पे जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है? रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है और उसके साथ साथ अगर फोर्स जीरो होगा तो मोमेंट भी इसका ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। समझ में आया? आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? तो वही चीज फिर से है यहाँ पे। अगर कोई रिजिड बॉडी है उसके जो है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस बॉडी में F1 F2 F3 कई फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो है सम रिजल्टेंट फोर्सेस का सम जो होगा वहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे F1 F2 F3, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्सेस का जो सम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। उसी के साथ जो है उनके सम ऑफ मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। यानी उसके जो है सभी जो है पॉइंट जो है सभी पॉइंट किसी पॉइंट पे बात करें तो उस पे जो है मोमेंट का भी सम क्या होगा? वहां पे मोमेंट जो होगा किसी एक्सटर्नल फोर्स के ही कारण मोमेंट उसमें जनरेट होगा और उन सभी मोमेंट का सम जो होगा वहां पे फोर्सेस के वो भी क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? वहां पे जीरो होगा। तो एफ एक्स बराबर यहाँ पे जीरो, एफ वाई बराबर जीरो, एफ जेड बराबर वहां पे जीरो हो रहा है। उसी तरह से जो मोमेंट की बात की जाए एम एक्स एम वाई और एम जेड भी क्या है? यहाँ पे जीरो है। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। यहाँ पे रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम है तो उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिला होगा तो ही वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, ठीक है। अब बॉडी जो है इक्विलिब्रियम है तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने कोई बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई गेंद है, अगर ये कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी ये नहीं हो सकती। अगर कोई एक अगर ठोस अगर पदार्थ है, घन है ये, ठीक है, या क्यूब है, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्योंकि ये जो है मूव नहीं कर पाएगा। अगर इसको इस तरह से कर दिया जाए तो इसको एक बार छोड़ दिया जाए तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगी क्योंकि ये किधर भी मूव कर सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है फ्लैट सरफेस भी चाहिए, एक तरह से पूरा तरह से क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम होना चाहिए वहां पे, यानी स्टेबल होना चाहिए। मूव कर रहा है तो मूव ही करना चाहिए वहां। सपोर्ट एंड रिएक्शन, सपोर्ट एंड
रिएक्शन क्या होते हैं यहाँ पे। सपोर्ट रिएक्शन आइए ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अगर कोई रोलर कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से सपोर्ट जो है यहाँ पॉइंट टाइप का सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, एक ही जो है सिंगल सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। पिन टाइप का है तो इसमें Fx और Fy दो तरह के सपोर्ट यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि यह पिन जो है मूव भी कराता है। पिन ज्वाइंट जो होता है उसके थ्रू जो है वो आर्म जो होगी किसी चीज की वो मूव भी हो सकती है। तो Fx और Fy हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है फोर्सेस के कंपोनेंट यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। फिक्स्ड में भी Fx और Fy यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कैंटिलीवर की कंडीशन थी, यहाँ पे मूवमेंट भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। और भी सारे इंजीनियर्स फ्रेंड्स को जोड़ें मेरे हमारे चैनल के साथ, जिससे उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। आने वाले समय में हम और भी सारी इंटरेस्टिंग क्लासेस ले आएंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम को। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।